Hello students, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Medda and in this lecture we will discuss the current affairs of the May first week. मई 2020 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल वर्कर्स डे, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल लेबर्स डे, इसको लेबर्स डे भी बोला जाता है। ये होता है 1 मई को। 1 मई को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? इंटरनेशनल लेबर्स डे, वर्कर्स डे। जो भी लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके राइट्स को लेकर बेसिकली ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी उनके अधिकार होते हैं, लेबरर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे 8 घंटे का काम कर, 8 घंटे डेली वर्क, और चाइल्ड लेबर नहीं करवानी है, 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो इस तरह के काफी सारे लॉ है लेबरर्स को लेकर। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो 1 मई को हर साल दुनिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 1923 से। 1 मई 1923 को इंडिया ने पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे और वी कैन कॉल इंटरनेशनल वर्कर डे ऑर्गेनाइज किया था। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 1919 में बना था। 1919 में इसका फाउंडेशन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं फर्दर बात करूं तो प्रेजेंटली ये यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है। बट यूनाइटेड नेशन तो 1945 में बना था। बट जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना तो 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर, उसका पार्ट बन गया था। तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है जो दुनिया में लेबर राइट्स को लेकर काम करता है। तो 1919 में बना, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है गाय राइडर। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। 3 मई को दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जो प्रेस होती है, मीडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मीडिया को लेकर, मीडिया की फ्रीडम को लेकर भी दुनिया में एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 3 मई। तो इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर साल एक रैंकिंग आती है दुनिया में प्रेस को लेकर कि किस देश में मीडिया को कितनी फ्रीडम मिलती है, किस देश की प्रेस किस फ्रीडम के ऊपर काम करती है। तो इंडिया में इसका रैंक बहुत ही खराब है। इंडिया का रैंक 142 आया है 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया था 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बेसिकली ये रैंकिंग है। 180 देशों में से भारत का रैंक है, भारत का स्थान है 1। हमारी कंट्री में ऐसा माना जाता है कि जो प्रेस है उसको इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता। प्रेस इतने इंडिपेंडेंट लेवल पे काम नहीं करता है। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले साल काफी पत्रकारों की डेथ भी हुई थी। बट इस साल अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी के चलते हुए इंडिया का रैंक आया 142 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उनको 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया और गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड भी उनको दिया गया था। दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को होता है। थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं और बात करूं तो टॉप किसने करा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इस बार टॉप करा है नॉर्वे ने। इस बार टॉप करा है नॉर्वे ने। सेकंड पे रहा फिनलैंड, थर्ड पे रहा डेनमार्क। ये नॉर्वे, फिनलैंड ये बहुत ही पीसफुल देश है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो बेसिकली हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लाफ्टर डे। अब देखिए लाफ्टर तो बहुत जरूरी है डेली लाइफ के लिए हमारी, ठीक है, और स्वस्थ रहने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो 3 मई को इस बार ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे। बेसिकली ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है मई के फर्स्ट संडे को। ये ध्यान में रखिएगा, ये हर साल 3 मई को नहीं होता है, ये हर साल फर्स्ट संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मई मास के पहले रविवार को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। दैट इज इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर मदन कटारिया।
डॉक्टर मदन कटारिया ये वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर हैं, डॉक्टर मदन कटारिया भारतीय। तो भारतीय की वजह से दुनिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या, वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई को होता है, सॉरी 3 मई को इस बार ऑर्गेनाइज किया गया बेसिकली होता है फर्स्ट संडे ऑफ मई को, फर्स्ट संडे ऑफ मई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, इंटरनेशनल हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 मई को, 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार इसका थीम था मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट अवर टाइम इज नाउ, अवर टाइम इज नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो करंट ईयर ऑनगोइंग है 2020 ये जो साल चल रहा है, इस साल को डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। इसी के चलते हुए ये इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँ तो इंटरनेशनल नर्स डे भी होता है, दैट इज ऑफ 12 ऑफ मई, वो होता है 12 मई को, वो होता है 12 मई को। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे इस बार ऑर्गेनाइज किया गया 5 मई को। बेसिकली ये होता है मई महीने के पहले मंगलवार को, ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या, वर्ल्ड अस्थमा डे। तो इस बार इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया, 5 मई को, क्योंकि 5 मई को इस बार पहला ट्यूसडे था मई महीने का, वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस बार इसका थीम क्या था, इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में। ये इस बार 2020 में 7 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अदरवाइज ये हर साल मई महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट डेट फिक्स नहीं है, बट डेट फिक्स नहीं है। हर साल डेट चेंज हो सकती है, बट मंथ मई ही रहेगा, मंथ फिक्स है बट डेट चेंज हो सकती है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इसको बेसिकली डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल एमेट्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF बेसिकली ये डिक्लेयर करता है कि हर साल इसको कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो मई के कौन से डेट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेसिकली ये डिसाइड करता है। तो 1996 में इसने इस दिन की शुरुआत करी थी, इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे प्रीमो नेबिलियो, इन्होंने स्टार्ट करा था इस डे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया बेसिकली एक डिसीज होता है, एक इनहेरिटेड डिसीज होता है कि इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है। तो 8 मई को बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। और इस बार इसका थीम था द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ फॉर थैलेसीमिया। बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर इसको रेड क्रिसेंट डे भी बोला जाता है। ये भी कब होता है, ये होता है 8 मई को। बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डूनांट की, हेनरी डूनांट की ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस कमेटी के, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के फाउंडर हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 8 मई को। तो उसी के चलते हुए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया है 9 मई को। बेसिकली ये कब होता है, ये होता है सेकंड सैटरडे इन द मंथ ऑफ मई, ये मई महीने के सेकंड सैटरडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो इस बार दूसरा जो शनिवार था वो कब था, 9 मई को था, इसलिए इसको 9 मई को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार इसका थीम क्या था, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देश के बाद आगे बढ़ते हैं, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा जो कि एक्सिस बैंक की फॉर्मर MD एंड CEO रह चुकी हैं, इनको नियुक्त कर लिया गया क्या, ये बनी है गूगल पे इंडिया की एडवाइजर। देखिए गूगल पे की बात करें, जो गूगल कंपनी है हमारी, गूगल एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल ने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म, एक यूपीआई बेस्ड वॉलेट लॉन्च किया था गूगल पे। इसका इनिशियल नेम तेज था, तेज 2017 में इसने लॉन्च किया था, बाद में इसने नाम बदल के रख दिया गूगल पे। तो शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया के लिए एडवाइजर नियुक्त की गई है, जो कि एक्सिस बैंक की फॉर्मर CEO रह चुकी है। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं, एक्सिस बैंक 1993 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। और इसके जो प्रेजेंट CEO इनका नाम है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, 1993 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इंडिया को $3 मिलियन का ग्रांट दिया है कोविड-19 के लिए। कोरोना वायरस जिसको नाम दिया गया कोविड-19 से निपटने के लिए इंडिया में PPE हो गया या फिर वेंटिलेटर्स हुए, इन सब की व्यवस्था के लिए
यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को $3 मिलियन का लोन दिया और ग्रांट दिया है। बेसिकली इसने पहले भी इंडिया को एक ग्रांट दिया है। इसने पहले भी इंडिया को $2.9 मिलियन का ग्रांट दिया था अप्रैल 2020 में, और $3 मिलियन का ग्रांट इसने फिर से दे दिया। तो टोटल $5.9 मिलियन का ग्रांट ये इंडिया को दे चुका है। दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रिविएशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और टोटल फंड भी ध्यान में रखिएगा, $5.9 मिलियन, $5.9 मिलियन। बेसिकली इसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। वो प्रोग्राम क्या है? पहल प्रोजेक्ट, दैट इज पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गेविटी। इस प्रोजेक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने ये पैसा दिया है भारत सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का लोन, $400 मिलियन दिए हैं इंडिया को कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज के लिए। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल या मैरीन एरिया है, उसको एनहेंस करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार को $400 मिलियन दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इसका फर्स्ट फेज बेसिकली 2 फेज में चलेगा ये प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज में 8 कोस्टल स्टेट्स को और 3 यूटीज को हमने सिलेक्ट किया है। ये कौन कौन से एरिया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड दमन एंड दीव। ये बेसिकली 8 स्टेट और 3 यूटीज को यहाँ पर चूज किया गया। $180 मिलियन इन एरिया में कोस्टल रीजन को एनहेंस करने के लिए यूज किए जाएंगे। दैट इज एनहेंसिंग कोस्टल एंड ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी। इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक 400 मिलियन देने वाला है भारत को। देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है डेविड मॉलपास। जो एमडी एंड सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है अंशुला कांत, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारतीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दैट बैंक इज सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई बेस्ड एक बैंक का कोऑपरेटिव बैंक। तो ये काफी सारी इसने वायलेशन की है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसने काफी सारी वायलेशन की है, तो वायलेशन के चलते हुए इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। अब ये बैंक कोई भी डिपॉजिट या रीपेमेंट नहीं कर सकता है। इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है आरबीआई की तरफ से। तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब इस बैंक का होगा लिक्विडेशन के चलते हुए जिन जिन लोगों का पैसा इस बैंक ने ले रखा था, जिन जिन लोगों का पैसा इस बैंक के अंदर जमा था, तो DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई की एक सब्सिडी है जो कि बैंक के इंश्योरेंस सेटलमेंट को लेकर काम करती है। अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपके अकाउंट को एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है बाय DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर आपके बैंक में स्टेटस लिंक किया हुआ है तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। 1,00,000 रुपए तक मिलता था पहले। यहाँ पर 1,00,000 रुपए तक का ही कवर अप मिलता था। चाहे आपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे हो, आपको 1,00,000 ही मिलेगा इंश्योरेंस के चलते हुए। तो फरवरी 2020 में बेसिकली इसको इंक्रीज कर दिया गया, 1,00,000 से 5,00,000 कर दिया गया, 1,00,000 से 5,00,000 कर दिया गया अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट। इस बॉडी के जो चेयरमैन है वो है बीपी कानूनगो, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अप्रूव्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अप्रूव कर दिया डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए। देखिए ये टेक्नोलॉजी पहले से ही लॉन्च है। ये टेक्नोलॉजी आरबीआई पहले लॉन्च कर चुका है। ये बेसिकली लॉन्च किया था आरबीआई ने पहले 2,000 रुपए तक की पेमेंट है। अगर आप 2,000 रुपए तक की पेमेंट करके अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड में करते हुए, तो कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं। बेसिकली कॉन्टैक्ट बिना पासवर्ड आए, बिना कार्ड को स्वाइप किए पेमेंट हो जाती थी। बट अब आरबीआई ने क्या किया, अब आरबीआई ने 2,000 से अब तक की पेमेंट के लिए भी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की अब तक पेमेंट के लिए भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो अब 2000 से ऊपर की पेमेंट भी एक पिन के चलते हुए विदाउट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगी, बट विद पिन, तो ये आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। पेमेंट के लिए देखिए बेसिकली आरबीआई की बॉडी काम करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में बना था, जिसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप असले। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने इंडिया को $500 मिलियन का लोन ऑफर किया है।
ये बेसिकली इंडिया को दे रहा है $500 बिलियन का लोन देने वाला है कोविड-19 के चलते हुए। कोविड-19 के चलते हुए ये इंडिया को देने वाला है क्या, $500 मिलियन का लोन, $500 मिलियन का लोन। बेसिकली इसने एक फंड अप्रूव किया है, एक फंड बनाया है, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। इसी के चलते हुए ये इंडिया को $500 मिलियन का लोन देने वाला है। चेन्नई में हेडक्वार्टर है इस बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील ने एग्जिट कर दिया क्या, इंडियन स्टील एसोसिएशन। देखिए जो भी इंडिया में स्टील कंपनीज है, चाहे वो जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी स्टील कंपनीज है, वो सारी इस बॉडी के अंदर मेंबर थी, दैट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन ने एग्जिट कर दिया क्या, टाटा स्टील। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये टाटा स्टील के हेड है, इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। ये टीवी नरेंद्रन इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। ये बेसिकली टाटा स्टील के जो एमडी एंड सीईओ थे टीवी नरेंद्रन, ये प्रेसिडेंट भी थे इंडियन स्टील एसोसिएशन के। तो टाटा स्टील ने अगर इंडियन स्टील एसोसिएशन को किया तो टाटा स्टील के जो एमडी एंड सीईओ थे टीवी नरेंद्रन, इन्होंने अपनी पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन से उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये भी अब आईएसए के प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो बेसिकली 2 साल का टेन्योर होता है इनका, तो जो कि अगस्त 2020 में खत्म होना था। बेसिकली इन्होंने अपने टर्म से पहले ही रिजाइन दे दिया। कुछ माइनिंग इश्यूज को लेकर सरकार ने कुछ माइनिंग रूल्स चेंज किए थे, इसी को लेकर इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन दिया, टाटा स्टील ने क्विट कर दिया क्या, इंडियन स्टील एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। डीबीएस दैट इज कॉमन नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको डिक्रीज कर दिया 1%, उसको डिक्रीज कर दिया है 1%। डीबीएस बैंक कहता है कि 2020-21 में इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो 1% ही रहेगा। कोरोना वायरस के चलते हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज कर दिया है। तो बेसिकली इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला था, 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो गवर्नमेंट ने दिया था पहले। वो पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। तो डीबीएस बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कोशिश किया कि इंडिया को 1.5 से लेकर 3 लाख करोड़ के पैकेज का और जरूरत है। ठीक है, तो ये इसने अपनी रिपोर्ट में दिया था। और डीबीएस की अगर मैं बात करूँ, ये सिंगापुर बेस्ड बेसिक बैंक है। तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो मूडीज ने बोला 2020 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहने वाला है दैट इज 0। इंडिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, ये बोला है मूडीज ने। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी डिग्रीज कर रही है, कोई 1, कोई 1 से बिलो, कोई और 1 के अप्रॉक्सीमेट, और कोई नेगेटिव या भी दे रहा है। तो मूडीज ने बोला 0, कोई ग्रोथ नहीं होगी। बट मूडीज ने पहले बोला था कि ये ग्रो करेगा 2.6%। मूडीज ने अप्रैल में भी एक एस्टिमेशन दिया था। अप्रैल में मूडीज ने बोला था कि इंडिया ग्रो करेगा 2.6%। तो अब मूडीज ने अपना वो बिल्कुल डिक्रीज कर दिया। मूडीज कहता है कि इंडिया 2.6 भी ग्रो नहीं करेगा, इंडिया 0% ग्रो करने वाला है। और बट 2022 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसने एक अच्छा बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है, दैट इज 6.6%, 2021-22, और वी कैन कॉल फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसके लिए मूडीज ने बोला है इंडिया ग्रो करेगा कितना, 6.6%। आगे बढ़ते हैं। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। गॉल्डमैन सैच ने बेसिकली, ये भी एक बैंकिंग ग्रुप है, तो इसने भी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसको नेगेटिव में दिया है। मूडीज ने 0 बोला, डीबीएस ने 1 बोला, तो गॉल्डमैन सैच कहता है -0.4% नेगेटिव। तो बेसिकली इंडिया की जो जीडीपी है, जो ऑलरेडी जहां स्टैंड करती है, ये उससे भी कम हो जाएगी। ये कहना है गॉल्डमैन सैच का। चलिए आगे बढ़ते हैं। NABARD disbursed 12,767 crore to state cooperative banks and regional rural banks. NABARD ने 12,767 करोड़ रुपीस कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स में दिए। तो ये पैसा NABARD दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, NABARD दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम है एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये इसी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो NABARD इनको रेगुलेट करता है। तो दैट इज NABARD ने इनको पैसा दिया। अगर मैं फर्दर बात करना चाहूँ तो अप्रैल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बात की थी कि वो ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज को 50,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस फैसिलिटी देगा
तो नाबार्ड हुआ, सिडबी हुआ या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक हुआ, तो 50,000 करोड़ इनको मिलने वाले हैं। नाबार्ड को मिलेगा 25,000 करोड़, सिडबी को मिलेगा 15,000 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक को मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए। तो ये आरबीआई ने डिक्लेयर किया था अप्रैल 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इमरजेंसी लोन फैसिलिटीज लॉन्च कर दी है फार्मर्स के लिए। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, तो बेसिकली जो फार्मर्स रेगुलर कस्टमर है 29 फरवरी के बाद से, 29 फरवरी 2020 के बाद में से जो भी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर है, ठीक है, तो उनको मिलेगा क्या, 50,000 रुपए तक का लोन उनको प्रोवाइड किया जाएगा 3 साल के टेन्योर के साथ। 3 साल के टेन्योर के साथ 50,000 रुपए तक का लोन उनको मिल सकता है अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो टोटल बेसिकली कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने डिक्लेयर किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 2020-21 में 3700 करोड़ रुपए का लैंडिंग करने वाला है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो कि कर्नाटका बेस्ड एक रीजनल रूरल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में, धारवाड़ कर्नाटका में। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने $506 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इक्वाडोर के लिए। बेसिकली कोरोना वायरस के चलते हुए ये लोन अप्रूव किया गया इक्वाडोर के लिए। तो इक्वाडोर की अगर मैं बात करूं, साउथ अमेरिका का देश है ये इक्वाडोर। तो कोरोना वायरस के चलते हुए बेसिकली दुनिया भर में समस्या है, तो $506 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने इसको भी अप्रूव किया है। तो अगर मैं बात करूं इक्वाडोर की, तो इसकी कैपिटल है क्विटो, क्विटो, QUITO, क्विटो, और करेंसी यहाँ पर चलती है यूएस डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट। बेसिकली भारत मार्केट जो भी ग्रोसरीज होती हैं, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बेसिकली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत मार्केट। तो पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर 6 सिटीज में चलाया जाएगा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर एंड बेंगलुरु। बेसिकली यूपी एंड कर्नाटका के अंदर इसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, दैट इज किसान सभा ऐप। इसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। तो बेसिकली जो भी फार्मर्स हैं उनको सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, जो भी बेसिकली उनको जरूरत की चीजें, वो सारी की सारी चीजें उनको अवेलेबल करवाने के लिए, बेसिकली उनको पहुंचाने के लिए टाइमली, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, हमें प्रॉपर फूड ग्रेन्स मिल सके। तो इसी के चलते हुए इन्होंने किसान सभा ऐप लॉन्च करी है, किसान सभा ऐप लॉन्च करी है। इससे पहले लॉन्च किया गया था किसान रथ ऐप। किसान रथ किसके लिए था, जो भी किसान फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज किसानों को देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि एक लिक्वर के ऊपर, ये अल्कोहल के ऊपर एक सेस लगाने वाली, दैट इज कोरोना सेस, ताकि जो स्टेट का रेवेन्यू है वो लिक्वर से बढ़ सके और लोग ज्यादा लिक्वर कंज्यूम भी ना करें। तो इसी के चलते हुए इसने बेसिकली कोरोना सेस लॉन्च कर दिया है। किसने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोरोना सेस लॉन्च किया है। तो हिमाचल ने इसके साथ साथ बेसिकली क्या किया, इसके साथ साथ इसने एक योजना भी स्टार्ट करी है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, जो भी अर्बन यूथ है, बेसिकली जो शहर में रहने वाले युवान है, उनको 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली ये स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च करी है, जीवन अमृत योजना। इस जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्टेट के अंदर बेसिकली एक काढ़ा बांटने वाली है। ये काढ़ा क्या होगा, इट इज त्रिकुट चूर्ण इसको नाम दिया गया है। ये काढ़ा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी, ताकि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज की जा सके। देखिए, इम्यूनिटी इंक्रीज करने का बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो जिस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसको कोरोना वायरस इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो इसी के चलते मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्टेट के अंदर लोगों को ये त्रिकुट चूर्ण बांट रही है। तीन इंटीग्रेंट से बेसिकली ये प्रिपेयर किया गया है, दैट इज पीपल, जिंजर एंड ब्लैक पेपर। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बेसिकली इसको प्रिपेयर किया गया। 50 ग्राम का पैकेट यहाँ पर काढ़े का बांटा जा रहा है।
अपने सिटीजन्स को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसको बेसिकली प्रिपेयर किया है मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आयुष डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री हैं, इनका नाम है श्रीपद यसो नायक। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। लालजी टंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएसटीएस ने डीएसटी के साथ मिलकर, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, यश प्रोग्राम। यश प्रोग्राम दैट इज ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। लोगों को बेसिकली कोरोना वायरस के चलते हुए उसकी अच्छे से जानकारी देना, और उसके ऊपर स्टूडेंट्स या फिर जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, यश प्रोग्राम। यश प्रोग्राम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लॉन्च किया गया बाय द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लॉन्च किया गया। यश दैट इज ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। चंडीगढ़ के प्रशासन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज चंडीगढ़ कोविड, CHD कोविड। इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली जो भी गाइडलाइंस कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ का प्रशासन लॉन्च करता है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस यहाँ के लोगों को इसी एक सिंगल सोर्स के चलते हुए पहुंचाई है। इस ऐप को बेसिकली सोसाइटी ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ SPIC ने बनाया है चंडीगढ़ की सरकार के लिए। तो चंडीगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर ये है चंडीगढ़ के गवर्नर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अपने स्टेट के पीपल्स को देने वाला है फ्री इंश्योरेंस कवर देने वाला है अपने पीपल्स को, अपने स्टेट के सिटीजन्स को फ्री इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है। महाराष्ट्र की एक स्कीम चलती है दैट इज महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। तो इसी स्कीम के अंदर महाराष्ट्र की सरकार अपने राज्य के सिटीजन्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रही है कोरोना वायरस के चलते हुए, बेसिकली ताकि वहाँ के जो सिटीजन है उनको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो यहाँ पर उनको फ्री हेल्थ कवर मिलने वाला है महाराष्ट्र के सिटीजन्स को। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करते हैं GI टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रिसेंटली 4 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो उनमें से पहला प्रोडक्ट है मणिपुर के ब्लैक राइस। मणिपुर के ब्लैक राइस, देखिए ये जो ब्लैक राइस होते हैं इनके अंदर काफी सारा जो प्रोटीन और जो विटामिन होते हैं काफी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, तो ये काफी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ब्लैक राइस। तो इसको चक हाउ भी बोलते हैं, चक हाउ ब्लैक राइस। तो मणिपुर के जो चक हाउ ब्लैक राइस हैं इनको क्या मिला, इनको मिल गया GI टैग, इनको मिल गया है GI टैग, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं केसर, कश्मीर में पाया जाने वाला केसर दैट इज सैफरन जिसको हम बोलते हैं। तो कश्मीरी सैफरन को भी क्या मिला, GI टैग, कश्मीरी सैफरन को और मणिपुर के ब्लैक राइस। इसके बाद कोविलपट्टी काड़ा मिलाई मिठाई, कोविलपट्टी काड़ा मिलाई मिठाई, इसको भी मिला GI टैग। ये पाई जाती है तमिलनाडु में, बेसिकली ये पाई जाती है पीनट को गुड़ के साथ मिलकर इसको प्रिपेयर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, बेसिकली ये टेराकोटा एक क्ले से प्रिपेयर किए हुए पोर्ट्रेट्स होते हैं। तो टेराकोटा एक क्ले होती है, तो इससे तो कुछ पोर्ट्रेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इस क्ले को यूज करके। तो इसे ये काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिपेयर होते हैं, तो इसकी एक काफी महत्ता है जो कि गोरखपुर में प्रिपेयर किया जाता है। तो काफी सारा, अगर मैं पुरातन की बात करूं, अगर मैं जाऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर मैं उस समाज की बात करूं तो टेराकोटा का काफी यूज होता था उस टाइम पे। तो गोरखपुर का टेराकोटा, कोविलपट्टी काड़ा मिला मिठाई ऑफ तमिलनाडु, मणिपुर के ब्लैक राइस और कश्मीर में पाया जाने वाला सैफरन, इन 4 प्रोडक्ट्स को रिसेंटली GI टैग मिला है। इन 4 प्रोडक्ट्स को बेसिकली GI टैग अभी दिया गया है। GI की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ये उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो प्रोडक्ट्स बेसिकली जिनका कुछ अपना जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल जाता है। तो GI टैग जिस प्रोडक्ट को मिल जाता है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि कॉपीराइट का अधिकार मिल जाता है। एंड जियोग्राफिकल प्रोडक्ट्स की महत्ता को इंडिया में बढ़ाने के लिए
यहाँ पर एक टैगलाइन भी है और एक लोगो भी है, लोगो आपके सामने है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक टैगलाइन भी है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो 4 प्रोडक्ट्स को बेसिकली अभी जीआई टैग मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बात कर रहा था कश्मीरी सैफरन की। कश्मीरी सैफरन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है, लच्छा सैफरन, मोगरा सैफरन एंड गुच्छी सैफरन। 3 टाइप्स में मिलता है क्या, कश्मीरी सैफरन, कश्मीरी सैफरन। डीआरडीओ ने बनाया है क्या, यूवी डिसइंफेक्शन टावर, यूवी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ये बनाया है किसने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली इसकी एक जो लैब है, दिल्ली गैस लैब, इट इज लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लेस्टेक। तो इसने बनाया है एक कंपनी के साथ मिलकर, दैट इज द न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के साथ मिलकर डीआरडीओ की इस लैब ने ये डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, लैपटॉप हुआ, मोबाइल फोन हुआ, या जो भी ऐसी आइटम्स है जिनको हम गीला नहीं कर सकते, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट्स के थ्रू। तो उसके लिए ये बेसिकली डीआरडीओ ने ये डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। इसको एक नाम दिया गया है यूवी ब्लास्टर, इसको एक नाम दिया गया है यूवी ब्लास्टर, अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर। डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेड है, इनके जो हेड है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर एक आईडेसन ऑर्गेनाइज किया, दैट इज ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। देखिए अभी कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने हर तरफ लॉकडाउन कर दिया है, तो लोगों को घर से निकलना बंद हो गया। तो बेसिकली रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स पॉल्यूट होना कम हो गए। तो बेसिकली रिवर्स में पॉल्यूशन काफी डिक्रीज हुआ, क्योंकि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, लोग रिवर्स तक पहुंच नहीं पाए। तो रिवर्स काफी क्लीन होने लगी है, हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट हमारे आसपास काफी क्लीन हो गया है। तो उसी के चलते हुए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने देखा, तो क्या कोविड-19 के बाद भी गंगा को या फिर अन्य रिवर्स को हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज या क्लीन रख सकते हैं, जो कि अभी सिचुएशन है, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन रिवर्स की हो गई है, काफी इन्वायरमेंट अच्छे लेवल पे पहुंचा है। क्या ये कोविड-19 के खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी या रिवर्स को हम इसी तरह से मैनेज करके रख सकते हैं? तो इसी तरह से मैनेज करने के लिए फ्यूचर के लिए रिवर्स को लेकर जो स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी है, उसके लिए बेसिकली ये आइडेसन ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इसको लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया लॉन्च करने वाला है अपना पहला आर्कटिका एम सैटेलाइट 2020 के अंदर, दैट इज फॉर द आर्कटिक क्लाइमेट। आर्कटिक आर्कटिक एरिया का क्लाइमेट बेसिकली यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए रशिया अपना ये आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो 2020 के एंड तक बेसिकली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ये कहना है रशिया की सरकार का। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। और बेसिकली जो रॉकेट यहाँ पे यूज करने वाला है रशिया, वो है सोयूज 2-1B कैरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट नॉमिनेट तरुण बजाज एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई बोर्ड की अगर हम बात करें तो आरबीआई बोर्ड में टोटल 21 नंबर का स्टाफ होता है, जिसमें से कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ अनऑफिशियल होते हैं। तो 5 तो होते हैं ऑफिशियल, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 16 होते हैं अनऑफिशियल डायरेक्टर। उस 16 अनऑफिशियल में से 10 डायरेक्टर तो आरबीआई की तरफ से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, और 4 होते हैं लोकल बोर्ड के डायरेक्टर, बट 2 होते हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है अपने पर्सन को। तो तरुण बजाज जो कि इंडिया के सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, लेकिन इनको रिसेंटली अप्रैल में ही अपॉइंट किया गया था तरुण बजाज को। तरुण बजाज अप्रैल 2020 में ही इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी बने हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी जो पहले थे उनका नाम था अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती आरबीआई बोर्ड में मेंबर थे। तो अतानु चक्रवर्ती का टेन्योर खत्म हो गया, तो ये रिटायर हो गए। तो इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो नए सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, दैट इज तरुण बजाज, अब ये बनेंगे आरबीआई में डायरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने इनको नॉमिनेट कर दिया है तरुण बजाज।
नेक्स्ट बात करते हैं नीरज धवन। नीरज धवन नियुक्त किए गए हैं चीफ रिस्क ऑफिसर यस बैंक के अंदर। देखिए यस बैंक अभी काफी न्यूज में था, काफी क्राइसिस है इसको, ये बैंक यस बैंक काफी लॉसेस में गया, तो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए इस बैंक के ऊपर। तो बाद में इस बैंक के अंदर काफी अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुई है एचडीएफसी की तरफ से, आईसीआईसीआई, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यस बैंक के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इसी के चलते थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। तो इसके अंदर एक चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किए गए जिनका नाम है नीरज धवन। नीरज धवन। यस बैंक की अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसके एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। और यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता। हाँ जी हाँ, ये वही सुनील मेहता है जो जो पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल देव बने हैं पहले हिंदू पर्सन पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले। ये पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो पाकिस्तान में रहने वाले राहुल देव ये हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान एयरफोर्स। तो इनको जो पोस्ट मिली है वो है जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर, इनको नियुक्त किया गया राहुल देव। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है मुजाहिद अनवर खान। चलिए, निसार अहमद साहब नहीं रहे। निसार अहमद साहब, इनका देहांत हो गया। ये एक बहुत ही महान कवि थे, 84 की एज में इनका देहांत हो गया है। इनको नित्योत्सव कवि के नाम से भी जाना जाता था। नित्योत्सव कवि के नाम से इनको जाना जाता था। इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिट्जर प्राइज। 3 भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को मिला पुलिट्जर प्राइज। तीनों ही बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के हैं और तीनों बेसिकली एसोसिएटेड प्रेस से बिलोंग करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की हालात काफी नाजुक रहे हैं पिछले काफी टाइम से। यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति रही है, आर्टिकल 370 और भी काफी सारे क्राइसिस, महबूबा मुफ्ती और अन्य लीडर्स को अंदर घर के अंदर बंद रखना, और भी काफी सारी सिचुएशन यहाँ पर खराब रही है। तो 3 इंडियन फोटोग्राफर मुख्तार खान, दर यसीन, चनी अनंत, इनकी फोटोज आप देख सकते हो। तो ये तीनों एक ही प्रेस से बिलोंग करते हैं, एसोसिएटेड प्रेस। इनको 2020 में मिला है क्या, पुलिट्जर प्राइज फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर। तो कश्मीर में लॉकडाउन की स्थिति में इन्होंने बहुत फोटोज ली है कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर। तो इसी के चलते हुए बेसिकली इनको ये पुलिट्जर प्राइज नवाजा गया। पुलिट्जर प्राइज और भी काफी सारे लोगों को मिला, बट इंडियन 3 ही है, तो यहाँ पर आपको यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ फोटोज इनके द्वारा ली गई, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फोटोज इन्होंने ली है जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये कुछ फोटोज इनके द्वारा ली गई जिसके चलते हुए इनको अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव कर दिया 9304 पोस्ट। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो काम करते हैं 2304 एम्प्लॉइज, उनको अबॉयल करने का बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है राजनाथ सिंह जी ने। कि इन पर्सन की वो जरूरत नहीं है। देखिए हमारे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो इस कमेटी के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शिखातकर। तो बेसिकली इनकी कमांड में एक कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया है कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है इसका जरूरत नहीं है, तो जो मिलिट्री के अदर एम्प्लॉयज होते हैं वही ये सारे काम कर सकते हैं, और जो काम नहीं हो पाएंगे उनको हम फ्रीलांसिंग में करवा लेंगे। तो इसके चलते हुए 25,000 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाएगी अगर हम इन पोस्ट को अबोलिशन कर देंगे, इन पोस्ट का अबोलिश कर देंगे इनको। तो राजनाथ सिंह जी ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया है, अब इन पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, वाईएसआर मत्स्यकरा भरोसा स्कीम। वाईएसआर मत्स्यकरा भरोसा स्कीम। तो बेसिकली स्टेट के अंदर 8 फिशिंग हार्बर और एक फिशिंग लैंडिंग सेंटर बनाने के लिए 3000 करोड़ का खर्चा करने वाली है अगले 3 सालों में यहाँ की सरकार। और जो फिशिंग फार्मर होते हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज को यहाँ पर पहले 4000 रुपए असिस्टेंस मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है कोविड-19 के चलते हुए। तो आंध्र प्रदेश की सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जो गवर्नर है उनका नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो काफी सारा जो यहाँ की सरकार है अपने स्टेट के अंदर लोगों को काफी सारा पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती आ रही है। विजाग गैस लीक। विजाग आंध्र प्रदेश के अंदर एक बेसिकली स्टीरिंग प्लांट में बेसिकली गैस लीक का प्रॉब्लम सामने आया है। गैस लीक हो गया यहाँ पर। बेसिकली ये जो प्लांट था
ये प्लांट था साउथ कोरियन कंपनी एलजी का। एलजी जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, एलजी कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट था। तो इसके अंदर बेसिकली गैस लीक का एक इशू हुआ, तो काफी सारे लोग भी मारे गए। तो बेसिकली जो इशू था यहाँ पर वो था स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उसके चलते हुए यहाँ पर गैस लीक हो गई। तो और यहाँ पर फायर हो गया, तो इसी के चलते कुछ लोग मारे गए स्टील प्लांट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर एनजीटी ने डिक्लेयर कर दिया कि बेसिकली सबसे पहले तो ये एलजी पॉलीमर्स, एलजी जो कंपनी है, ये 50 करोड़ रुपए इनिशियल सबमिट करवाएगा। उसके बाद इसके ऊपर एनजीटी ने, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी भी बिठाई है, वो कमेटी यहाँ पर रिव्यू करेगी। जिन बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C8H8। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दुनिया में इन्वायरमेंट, इंडिया में इन्वायरमेंट को लेकर काम करता है। भारत में जो भी इन्वायरमेंट इशू होते हैं उनको लेकर काम करता है। 2010 में बना था। इसके हेड है आदर्श कुमार गोयल। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आयुष संजीवनी ऐप। इस ऐप को बनाया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। बेसिकली जो लोग आयुष मिनिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोमार एक्सपैंड एंड होम्योपैथी के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो इस मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बेसिकली ये संजीवनी ऐप लॉन्च करी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है। आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है नैनोसेफ सॉल्यूशन। इसने एक मास्क बनाया है एनसेफ। देखिए यूजली हम जो मास्क यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो मास्क होता है वो डिस्पोजेबल होते हैं, और N95 मास्क आता है वो कॉस्टली आता है। तो मास्क डिस्पोजेबल होते हैं तो कुछ घंटे यूज करने के बाद उसको फेंकना पड़ता है। तो उन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है एनसेफ मास्क, जिसको हम वॉश कर सकते हैं, और वॉश करने से वो खराब नहीं होगा। उसके अंदर बेसिकली जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है। तो ये मास्क वॉश करने से खराब नहीं होगा। ट्रिपल लेयर्ड मास्क है जिसको बहुत ही अच्छे लेवल से बनाया गया है नैनोसेफ सॉल्यूशन के द्वारा। तो एक लो कॉस्ट और एक हाई एफिशिएंसी के साथ मास्क प्रिपेयर किया है इस नैनोसेफ सॉल्यूशन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, इसमें जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% का स्टेक परचेज किया है 11,367 करोड़ रुपीस के साथ। बेसिकली अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर 3 कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी हैं। इससे पहले अप्रैल 2020 में फेसबुक ने, मार्क जकरबर्ग ने 9.99% स्टेक परचेज किया था 43,574 करोड़ रुपीस में। और उसके बाद यूएस की एक कंपनी सिल्वर लेक ने 1.1 परचेज किया था 56,165.75 करोड़ रुपीस की कीमत के साथ। तो 3 कंपनीज जियो प्लेटफॉर्म के अंदर स्टेक परचेज कर चुकी हैं। तो तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया में एफडीआई आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईरान की पार्लियामेंट ने ईरान की जो करेंसी है उसको चेंज करने का अप्रूवल दे दिया है। पहले ईरान की करेंसी थी रियाल। देखिए ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस हैं यूएस की तरफ से, तो ट्रेड बैन है ईरान का। ईरान के ऊपर अटैक भी किया यूएस ने, तो इसी के चलते हुए ईरान से कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इसकी जो करेंसी है रियाल, तो रियाल की जो वैल्यू है बेसिकली वो काफी डिक्रीज हो गई है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो इसी के चलते हुए यहाँ की बेसिकली सरकार ने अपनी एक नई करेंसी निकालने का प्लान किया, दैट इज तोमान। अब तोमान की वैल्यू कुछ ऐसी है कि एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर है। आप सोच लीजिए यहाँ की करेंसी की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो चुकी है। तो एक तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर है। अगर आपके पास 10,000 रियाल होंगे तब आपको एक तोमान मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ की सरकार ने बहुत ही डिक्रीज कर दिया, बहुत ही डिक्रीज हो गई यहाँ की करेंसी की वैल्यू। तो नई करेंसी है तोमान, वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान की जो कैपिटल है वो है तहरान और करेंसी है तोमान। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर थी दिया मिर्जा। तो इनको 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया, 2022 तक अब ये काम करेंगी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर के तौर पे। दिया मिर्जा इंडियन एक्ट्रेस 2022 तक ये रहेंगी क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर। इसके साथ ही दिया मिर्जा जी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एडवोकेट भी हैं।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने डिक्लेयर किया कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है वो 2019-20 में पहुंच गया कितना, 88,887 करोड़ रुपीज ये पहुंच गया है। इसके साथ ही खादी की अगर मैं बात करूं तो खादी में 31% का ग्रोथ हुआ, 4211.26 करोड़ ये पहुंच गया 2019-20 में। और विलेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये पहुंच गया कितना, 84,675.39 करोड़ रुपीज। तो टोटल हुआ 88.887 करोड़ रुपीज फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर दिया। जो भी तमिलनाडु के अंदर जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनकी रिटायरमेंट एज पहले 58 थी, तो यहाँ की सरकार ने इंक्रीज करके कर दिया 59। जो भी स्कूल टीचर से लेकर जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं वो उनको 1 साल और काम करने को मिलेगा। तेलंगाना की सरकार ने अनाउंस किया है क्या, 5 लाख टन कोर्न, जो भी पोल्ट्री यूनिट्स है यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको 5 लाख टन कोर्न देने का डिसाइड किया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने ये बेसिकली डिक्लेयर किया है। तो जो भी यहाँ पर पोल्ट्री फार्मर्स है तो उनको ये कोर्न दिया जाएगा, उनको कौन प्रोवाइड करेगा, कोरोना वायरस की समस्या के चलते हुए भी। तो उसका जो कीमत होगा वो भी कीमत भी तय कर दी गई है, 1525 रुपीज क्विंटल कीमत होगी। और सरकार मार्कफेड के चलते हुए मार्कफेड के थ्रू बेसिकली ये किसानों तक पहुंचाएगी। राजनाथ सिंह जी ने नई रोड का इनॉग्रेशन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कैलाश मानसरोवर के लिए। कैलाश मानसरोवर के लिए ये बेसिकली घाटी बगर से लेकर लीपुलेख पास तक बेसिकली एक रोड बनेगा, 17,000 फीट ऊंची ये रोड है। तो कैलाश मानसरोवर के लिए एक दूसरा रास्ता, इसके चलते हुए टाइम बहुत डिक्रीज हो जाएगा। पहले पहुंचने के लिए जहां 5 दिन लगते थे, अब इस रोड के चलते हुए 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे धारकुला से लिपू लेक। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रही है, नेपाल ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया है क्योंकि नेपाल की टेरिटरी को थोड़ा सा वीकेंड के ये टच कर सकती है। तो यहाँ पर नेपाल ने थोड़ा ऑब्जेक्शन भी किया है इस नए रूट को लेकर। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अपने स्टेट के अंदर मिड डे मील राशन जो है वो घर तक पहुंचाएगा। देखिए मिड डे मील राशन जो था वो पहले घर तक पहुंचाने की ऐसी सुविधा कहीं पर भी नहीं है, किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव किया कि ये मिड डे मील का जो राशन है वो यहाँ पे लोगों को उनके घर तक पहुंचाएगा। स्टूडेंट्स को उनके घर तक ही उनका मिड डे मील का खाना पहुंचाया जाएगा। तो 117 करोड़ बैंक अकाउंट्स में बेसिकली ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यहाँ पर पैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, प्रवासी राहत मित्रा। देखिए कोरोना वायरस के चलते हुए जो भी प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी लोग बाहर रहते हैं, जो भी प्रवासी बाहर रहते हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है बाहर रहते हैं, तो उनको वापसी सही सलामत वापसी में घर लेके आने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी लोकेशन, उनकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, प्रवासी राहत मित्रा ऐप। ये किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर यहाँ के स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस ऐप को बनाया है। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप मॉडल लॉन्च कर दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो भी यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना इन्होंने लॉन्च कर दी, जिसके चलते हुए उन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। 5,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे उन स्कॉलरशिप्स को। नरेंद्र बत्रा ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड थे, तो इनको रीअपॉइंट कर दिया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेड प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर है लॉज़ाने स्विट्जरलैंड के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है। कुमार संगाकारा दोबारा से बन गए हैं मार्लेबन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट। मार्लेबन क्रिकेट क्लब जो कि लंदन बेस्ड एक क्रिकेट क्लब है, मार्लेबन क्रिकेट क्लब, तो इसके दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज कुमार संगाकारा। गवर्नमेंट ने बेसिकली एक एवोकेशन एक्सरसाइज लॉन्च की है, वंदे भारत मिशन। देखिए जो भी भारतीय लोग विदेशों में फंसे हुए हैं
तो ऐसे 15,000 इंडियन नेशनल्स का डाटा है सरकार के पास। तो ऐसे 15,000 लोगों को विदेश से वापस लाने के लिए सरकार 64 फ्लाइट सरकार ने चलाई। तो इसी के चलते हुए उन लोगों को देश भर से विदेशों से देश में लेके आया जाएगा। उसके लिए सरकार ने एक एक्सरसाइज चलाई, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। मुस्तफा अल कदीमी, मुस्तफा अल कदीमी ये बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। ये बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। तो इराक के जो पहले प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल मेहदी, तो इनको रिप्लेस किया इन्होंने। इराक की बात करें तो इराक की जो राजधानी है उसका नाम है बगदाद। बगदाद। और यहाँ पे करेंसी दिनार चलती है। और इराक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है बारम सली। रतन टाटा, रतन टाटा ने एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। उस कंपनी का नाम है जनिक आधार। जनिक आधार। रतन टाटा देखिए, रतन टाटा और टाटा सन्स के जो चेयरमैन है रतन टाटा, ये काफी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। चाहे ओला हो, पेटीएम हो, काफी सारी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी ये एक स्टार्टअप कंपनी जिसका सालाना टर्नओवर सिर्फ 6 करोड़ रुपए है, ऐसी एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर 2 साल पुरानी कंपनी है ये जनिक आधार। सस्ती दवाइयाँ, जेनेरिक मेडिसिन पहुंचाने का काम करती है ये। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर रतन टाटा जी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है। पहले कुछ न्यूज चैनल ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि रतन टाटा ने 50% स्टेक परचेज किया है, बट रतन टाटा ने इसको क्लैरिफिकेशन भी किया कि उन्होंने 50% स्टेक परचेज नहीं किया है। तो ये जो अमाउंट है ये अनडिस्क्लोज है, और जो स्टेक इन्होंने परचेज किया है वो भी अनडिस्क्लोज है। किसी भी तरह का ऐसा जानकारी डिक्लेयर नहीं किया गया। बट रतन टाटा ने जनिक आधार के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी को ग्रो अप करने के लिए। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 18 साल के एक लड़के की कंपनी है। अर्जुन देश पांडे नाम है इनका। फोटो में देख सकते हो इनको, अर्जुन देश पांडे है जिन्होंने बेसिकली सस्ती दवाइयां बेचने के लिए बेसिकली ये जनिक आधार फाउंडेड कंपनी स्टार्ट करी। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं फ्लिपकार्ट कॉमर्स के लिए, दैट इज श्रीराम वेंकटरमन। फ्लिपकार्ट के जो सीईओ है फ्लिपकार्ट ग्रुप के, उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट ने 77% स्टेक परचेज किया था लास्ट टू लास्ट ईयर वॉलमार्ट ने। तो अब ये वॉलमार्ट ग्रुप का पार्ट है। और फ्लिपकार्ट के 2 को फाउंडर थे, सचिन बंसल एंड विनी बंसल। विनी बंसल अभी भी है, सचिन बंसल ने कंपनी क्विट कर दी थी। संदीप कुमारी, एक डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी, इनके ऊपर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन लगाया है डॉप टेस्ट के चलते हुए। तो डॉप फ्लैंक हो गया इनका, तो इनके चलते हुए इसको 4 साल का बैन लगाया इनके ऊपर। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1999 में ये बना था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, एक किताब लिखी गई है। ये एक बायोग्राफी है बेसिकली विजयंत थापड़ जी की। विजयंत थापड़ जो कि कारगिल वार में 1999 में कारगिल वार में शहीद हो गए थे। तो उनकी एक बायोग्राफी है जो कि 15 मई 2020 को लॉन्च हो रही है। तो 22 साल के थे सिर्फ कैप्टन विजयंत थापड़। तो इनकी डेथ हो गई थी। और इस किताब को लिखा किसने? इस किताब को लिखा है इनके फादर वीएन थापड़ जी ने नेहा द्विवेदी जी के साथ मिलकर। नेहा द्विवेदी जी के साथ। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किताब लॉन्च करी है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो बेसिकली इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोफेसर बीबी लाल सैनिटरी सेलिब्रेशन कमेटी के साथ मिलकर बनाया है। बीबी लाल जी का सैनिटरी एनिवर्सरी था इस बार। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर इस किताब को लॉन्च किया गया। तो 2000 में प्रोफेसर बीबी लाल जी को पद्म भूषण से नवाजा गया था। ये एक बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो आर्कियोलॉजी की फील्ड में इन्होंने बहुत सारे जो डिस्कवरीज की थी। तो इसी के चलते उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने बेसिकली इस किताब को लॉन्च किया जो कि इंडिया के कल्चर मिनिस्टर है। तो ये था मई महीने का पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स। तो इसके अंदर हमने सारा इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लिया है। जो भी न्यूज हमने पढ़ी है आप चाहे तो इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक में मॉक टेस्ट, हमारे पोर्टल में एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर है आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स को लेकर। जो भी हमने न्यूज यहाँ पर डिस्कस की है इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वहां पर जाकर टेस्ट दे सकते हो आप। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।